हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एसएसटी का एक और नया चैप्टर 7 चैप्टर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने 6 चैप्टर तक पढ़ लिया है और हमारा ये 7 चैप्टर है, ठीक है। तो बीच में हमारा थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और अब से आपकी रेगुलरली वीडियो अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो इस चैप्टर का नाम है आपका ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश शासन जो था उसके विरुद्ध कैसे लोगों ने जन प्रतिरोध किया, लोगों ने कैसे आंदोलन चलाए, कैसे उन्होंने जो है इस चीज़ का विरोध किया। तो इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैं इस चैनल की होस्ट हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। इस चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आपके सारे अक्टूबर वाले बच्चों की जितने भी सेशन अक्टूबर के हैं उसकी हम पूरी तैयारी करवाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ज़रूर, लाइक करना ना भूलें। चलिए, तो इस चैप्टर का बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का भारतीय समाज के सभी वर्गों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। ये हमने पिछले चैप्टर में देख लिया था कि औपनिवेशिक शासन जो था वो भारतीय समाज को 4 वर्गों में उन्होंने बांट दिया था, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कुछ अजनबियों द्वारा हमारे भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया गया था। हम बिल्कुल भी ये कल्पना नहीं कर सकते। हम में से अधिकांश का जन्म 1947 के बाद हुआ है, जबकि भारत पहले की ही स्वाधीनता जो है वह प्राप्त कर चुका था। तो हमारा जो जन्म है वो 1947 में हुआ है, लेकिन 1947 के बाद बेसिकली हुआ है और इससे पहले ही भारत स्वाधीनता प्राप्त कर चुका था। तो क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों पर भारत ने कब विजय प्राप्त की और इसकी अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक नियंत्रण में ले लिया, जिसके लिए उन्हें लोगों का कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा। इन विरोधों का एक लंबा तांता सा लग गया था, ठीक है। इन विरोधों का एक लंबा सा तांता लग गया। इन विरोधों का नेतृत्व जीते गए भारतीय राज्यों के अपदस्थ शासकों, पूर्व कर्मचारियों और दरिद्र बना दिए गए जमींदारों और पॉलीगरों द्वारा किया गया। तो इनका जो नेतृत्व था, मतलब इन विरोधों को नेतृत्व में किन्होंने लाया, जो भी राज्य थे उनके जो भी शासक थे या जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे थे, उन्होंने इन सब का विरोध किया, इनका नेतृत्व किया। इन विरोधों ने विभिन्न नस्लों, धर्मों, सामाजिक पृष्ठभूमि के सभी वर्गों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एकजुट कर दिया। इस पाठ में हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विद्रोहों और उनकी प्रकृति, उनके अभिप्राय के संबंध में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में देख लिया लोकप्रिय विद्रोह, मतलब कौन कौन से विद्रोह जो थे वो लोगों ने किए अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनको यहाँ से भगाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आपका उद्देश्य आ जाएगा। यहाँ से आपका मेन बेसिक चैप्टर स्टार्ट होता है। अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन 1750 से 1857 तक का जो आंदोलन था वो पहले हम पढ़ते हैं। क्या आप किसी ऐसे कारण के संबंध में सोच सकते हैं जिसकी वजह से इन विद्रोही आंदोलनों को लोकप्रिय कहा जाता है? तो हमारे दिमाग में ऐसा सवाल आया होगा कि भाई किस कारण से इनको इतना लोकप्रिय माना जाता है। इसका कारण इन लोगों की बड़ी संख्या है जिन्होंने इसमें भाग लिया या फिर इन आंदोलनों की मिली अपार सफलता। इस खंड को पढ़ने के बाद हम इस निर्णय तक पहुंचेंगे कि ये जो लोकप्रिय आंदोलन है उनको लोकप्रिय क्यों कहा गया। जन विद्रोह और प्रतिरोध के क्या कारण थे? पहले तो ये पढ़ते हैं कि जो ये विद्रोह हुए उनके कारण क्या थे, क्यों ये विद्रोह हुए, लोग विद्रोह क्यों करते हैं, विरोध क्यों करते हैं। वो विरोध तभी करते हैं जब उन्हें अनुभव होता है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। आपका कोई भी अधिकार आपसे छीना जाए तो आप विद्रोह करेंगे, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो उसी वजह से लोगों ने भी आवाज़ उठाई। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रतिरोधी आंदोलन किसी न किसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध प्रारंभ हुए। तो जितने भी प्रतिरोधी आंदोलन थे वो किस लिए स्टार्ट हुए, मतलब लोगों पर जब शोषण हो रहा था तो शोषण के विरुद्ध लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किए
अंग्रेजी शासन जिसकी नीतियों ने भारतीयों के अधिकारों, प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति की अवमानना की, वे सभी शोषण का प्रतीक थी। विरोध और प्रतिरोध मुख्यतः अपदस्थ हमने ऊपर पढ़ लिया, शासक वर्गों ने, किसानों ने, जनजातियों ने, इन सब ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। उदाहरणतः जब वॉरेन हेस्टिंग्स के बनारस पर आक्रमण किया और धन और सेना की अपनी अन्यायपूर्ण मांग पूरी करने के लिए राजा चेत सिंह को कारागार में डाला तो बनारस के लोगों ने विरोध किया। तो जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है बनारस पर आक्रमण किया और उसने धन और सेना मतलब इन्होंने क्या किया, बनारस पर आक्रमण करके उसकी धन और सेना कब्जाने की कोशिश की, तो राजा चेत सिंह ने क्या किया, उसको कारागार में डाल दिया और बनारस के लोगों ने इस बात का विद्रोह किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में जब अंग्रेज़ों ने सामंतों के सैनिक और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया तो उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध क्यों हुए? क्योंकि उनके शोषण हो रहे थे, ठीक है, भारतीय लोगों के जब वो शोषण कर रहे थे या फिर उनके किसी अधिकार को वो छीन रहे थे, तब ये जो हैं जितने भी प्रतिरोध या विरोध हुए हैं वो इसी कारणवश हुए हैं। अब इनकी क्या प्रकृति थी? अपना विरोध प्रकट करने के लिए विद्रोहियों द्वारा दमनकारियों के प्रतिरोध में हिंसा और लूटपाट जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाता था। प्रकृति का मतलब ये है कि ये लोग विद्रोह करते कैसे थे। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कारण क्या था, अब हम पढ़ेंगे विद्रोह कैसे करते थे, कैसे ये लोग विद्रोह अपने होते थे, कैसे करते थे बेसिकली। तो निम्न और शोषित वर्ग प्राय अपने शोषकों पर आक्रमण करते थे। यह शोषक थे अंग्रेज या जमींदार अथवा लगान एकत्र करने वाले अधिकारी, धनी व्यक्तियों के समूह और व्यक्ति। संथाल विद्रोह में बहुत बड़े स्तर पर हिंसा देखने में आई, जहां सूदखोरों के बही खातों और सरकारी भवनों को जला दिया गया और शोषकों को दंड दिया गया। ठीक है, तो अभी संथाल विद्रोह हम आगे पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने बहुत बड़ी स्तर पर जो है लोगों को ये दिखाई दिया कि हिंसा हो रही है और इस वजह से वहाँ पे जो सूदखोर थे उनके बही खाते यानी जिसमें भी वो अपना अकाउंट्स वगैरह रखते थे, अपने कैश वगैरह जितने भी मतलब वो लेन देन करते थे उसके बारे में जितनी भी वो डिटेल्स रखते थे उनको जला दिया गया, उनके भवनों को जला दिया गया। और जितने भी शोषक थे यानी शोषणकर्ता होता है और एक होता है शोषक, ठीक है, शोषणकर्ता जो कि शोषण कर रहा है और शोषक जिसका शोषण हो रहा है, तो इन सबको दंड दिया जाता था। पिछले पार्ट में हमने अंग्रेज़ों की भूमि संबंधी नीतियों के संबंध में पढ़ा। इनका उद्देश्य था किसानों और जनजातीय लोगों से यथासंभव अधिक से अधिक धन निकलवाना। तो भूमि संबंधी नीतियां जब इन्होंने अंग्रेज़ों ने लाई तो उनका क्या उद्देश्य था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन ले सके इनसे, है ना, भारतीय लोगों से, और उसके साथ साथ वो अधिक से अधिक उनसे उनकी ज़मीनें छीन सके। इसने किसानों और जनजातियों में इतना असंतोष भर दिया कि उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना जो क्रोध था वो दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब उनकी ज़मीन अगर कोई छीनेगा किसानों की तो वो ऑब्वियसली विद्रोह करेंगे ही करेंगे, तो उन्होंने भी यही करना स्टार्ट कर दिया। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस लोकप्रिय विद्रोही आंदोलनों का उद्देश्य था पुरानी संरचनाओं और संबंधों का पुनरुत्थान करना जिन्हें अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया था। प्रत्येक सामाजिक वर्ग के पास औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के अपने निजी कारण थे इनके, बहुत अलग अलग इनके कारण थे जिनकी वजह से इन्होंने जो है आवाज़ उठाई अंग्रेज़ों के खिलाफ कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गलत कर रहे हो। बेसिकली ये जो इनका शोषण करते थे तभी ये लोग अपनी आवाज़ उठाते थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी में किसानों और जनजातियों के विद्रोह क्या थे। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 1760 की कालावधि से शुरू करें तो सन्यासी विद्रोह और बंगाल और बिहार में मछुआरों के विद्रोह तक शायद ही कोई वर्ष होगा जिसमें कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। यानी मतलब 1760 की कालावधि में इतने सारे विद्रोह हुए, सन्यासी विद्रोह, बंगाल बिहार के मछुआरों ने विद्रोह किया, बहुत विद्रोह यहाँ पे हुए। तो यहाँ पर 40 मुख्य विद्रोह हुए थे। तथापि यह सभी विद्रोह विशिष्टताओं और प्रभाव की दृष्टि से स्थानीय ही थे। वे सभी परस्पर भिन्न प्रकृति के थे क्योंकि प्रत्येक विद्रोह का भिन्न लक्ष्य था। मतलब इनका अलग अलग लक्ष्य था, अलग अलग ये मतलब एम बना के चल रहे थे। जैसे कोई किसानों के खिलाफ, मतलब कोई जो है किसान लोग मिलके विद्रोह कर रहे थे, किसी के साथ अगर भेदभाव होता है तो वो अलग अपने उससे कि हमें भी जो है समानता मिले। तो इस टाइप से अलग अलग इनके जो थे लक्ष्य थे जिनको ये लोग पाना चाहते थे। उसके बाद ये देखिए आपका जो ये मैप है, इस टाइप से मैप आपको पूछ लिया जाता है कि बताओ 19वीं शताब्दी में किसानों और जनजातियों के विद्रोह से संबंधित
संबंधित ये मानचित्र है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या विद्रोह उन्होंने किया, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा अपनी बुक में। ठीक है, चलिए उसके बाद अपना देख लेते हैं हमारा किसान विद्रोह। तो किसान विद्रोह क्यों हुआ, क्या कारण से हुआ, ये पढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने विभिन्न जो है भू व्यवस्थाओं और उनके भारतीय किसानों पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में हमने पढ़ लिया था। अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके देख लीजिए प्लीज़ वीडियो को, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए। स्थायी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट ने ज़मींदारों की भूमि जो है स्वामी बना दिया था भूमि का, है ना। परमानेंट सेटलमेंट हो गया था, परंतु यदि वे समय पर लगान अदा करने में असफल रहते तो उनकी ज़मीन को वो लोग बेच सकते थे। यानी वो परमानेंट सेटलमेंट तो हो गया था, मालिक तो उन्हें बना दिया था, लेकिन फिर भी अगर वो कर अदा नहीं करते थे या फिर जो लगान उनका लगाया गया था वो अदा नहीं करते थे, तो उनकी जो ज़मीन थी उनको बेच सकते थे वो लोग। ठीक है, ये जो था इसने ज़मींदारों और भूस्वामियों को किसानों से धन छीनने के लिए मजबूर किया, चाहे उसकी सारी फसल नष्ट हो गई हो। यह किसान प्राय ऋणदाताओं से ऋण लेते थे, जिन्हें महाजन भी कहा जाता था। तो अपने पिछले चैप्टर में भी देखा था, महाजन लोग जो थे वो ऋण देते थे, यानी जो है लोगों को कर्जा देते थे एक तरह से। ठीक है, ब्याज के रूप में कर्जा देते थे, पैसे देते थे, और जिसको उन्हें चुकाना होता था वे दरिद्र किसान, दरिद्र होता है गरीब किसान, उनसे लिए गए ऋण का कभी भी लौटा नहीं पाते थे। तो इतना ज़्यादा ब्याज लग जाता था, इंटरेस्ट इतना लग जाता था कि वो लोग लौटा ही नहीं पाते थे। और इसके बाद क्या होता था उनके साथ, उनको जो है उनकी ज़मीन ये लोग छीन लेते थे, उनको और भी बुरी हालत में लोग जो थे ला देते थे। तो महाजन से जो ये जब कर लेते थे तो इनकी बहुत बुरी हालत होती थी। उसके बाद इनकी ज़मीन को ऊंची कीमत अदा करने वाले बोलीदाता को नीलामी में बेच दिया जाता था, जो कि प्राय शहरी क्षेत्रों के निवासी होते थे। शहरों से आने वाले नए ज़मींदारों की ज़मीन में बहुत कम अथवा बिल्कुल भी रुचि नहीं होती थी। ठीक है, तो जो शहरों से लोग आते थे उनको ज़मींदारों की ज़मीन में बहुत कम रुचि होती थी, और ये जो ज़मीन होती थी गरीब किसानों की, उनकी ज़मीन उपजाऊ होती थी, इसलिए इनको ज़्यादा इंटरेस्ट इनकी गरीबों की जो है खेतियों में था। ठीक है, तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, वो ज़्यादा लगान वसूल करते थे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते थे उसमें रहती थी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, पहले बेसिकली इन्होंने ऋण देना स्टार्ट किया गरीब किसानों को। ठीक है, ऋण जब इन्होंने दिया तो गरीबों से उन ऋण पर बहुत सारा ब्याज लगा दिया। अब ब्याज बहुत सारा लगेगा तो क्या होगा, ब्याज की वजह से ज़्यादा वो किसान, पहले वो गरीब है वो कैसे अदा करेगा, राइट। तो इस वजह से ये लोग क्या करते थे, वो अदा नहीं कर पाता था, उसकी ज़मीन को ये लोग हड़प लेते थे। हड़पने के बाद ये लोग जो बाहर से शहरी किसान आते थे उन्हें वो ज़मीनें बेच देते थे। उसके बाद कुछ विद्रोह हुए। इस स्थिति से बाहर आने के लिए किसानों ने नील, गन्ना, पटसन, कपास, अफीम और इसी प्रकार की व्यापारिक फसलों की उपज इन्होंने स्टार्ट कर दी। यहीं से खेती का वाणिज्यकरण भी प्रारंभ हुआ। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ़कीर और सन्यासी विद्रोह क्या था। 1757 के पश्चात बंगाल पर अंग्रेज़ों के नियंत्रण की स्थापना के उपरांत भू लगान की वसूली और किसानों पर शोषण में बढ़ोतरी हो गई। 1770 के बंगाल में पड़े अकाल ने उन किसानों को जिनके ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया था, अपदस्थ ज़मींदारों, सेना से निकाले गए सैनिकों और गरीबों को मिलकर विद्रोह करने के लिए मार्ग दिखाया। सन्यासी और फ़कीर भी इनके साथ जुड़ गए। सन्यासी और फ़कीर जब इनके साथ जुड़े किसानों के साथ, तो इसी आंदोलन को इन्होंने सन्यासी और फ़कीर आंदोलन का नाम दे दिया। फ़कीर बंगाल में घुमंतू धार्मिक मुसलमानों भिक्षुओं के समूह थे। दो प्रसिद्ध हिंदू नेता जिन्होंने इनका समर्थन किया वे थे भवानी पाठक और एक महिला देवी चौधरानी। तो इन्होंने जो है इनका जो है मतलब साथ दिया। इन्होंने अंग्रेज़ों के कारखानों पर धावा बोल दिया और उनका जो सामान था, नकदी शस्त्र थे, बारूद थे, वो छीन लिए। मजनू शाह इनके प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह में बेसिकली यही हुआ था। उसके बाद नील विद्रोह आता है। तो नील विद्रोह 1859 से 1862 तक चला था। अंग्रेज़ों ने अनेक ऐसे उपायों को अपनाया जिनसे
उनके लाभों में वृद्धि हो सकती थी। उन्होंने लोगों के जीवन यापन के बुनियादी साधनों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल नई फसलों की शुरुआत की बल्कि खेतीबाड़ी के नए तरीकों की भी उन्होंने शुरुआत कर दी। किसानों और ज़मींदारों पर भारी कर अदा किए। बेसिकली इन्होंने क्या किया, नील उगाने के लिए किसानों को बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर किया कि भाई तुम नील उगाओ। और नील जब उगाया जाता था तो उससे किसानों की ज़मीन जो थी वो बहुत ख़राब हो जाती थी, उपजाऊ शक्ति उनकी जो थी वो ख़राब हो जाती थी, जिस वजह से उनका और नील उगाने के बावजूद उनको बहुत कम भुगतान देते थे। खरीदते इनसे बहुत ज़्यादा कीमत पे थे, बेचते इनसे जो है मतलब खरीदते इनसे कम कीमत पे थे किसान, और बेचते अब अपने देश में जाकर बहुत ही ज़्यादा कीमत पर थे। तो इस वजह से किसानों को बहुत फ़ायदा थे और इनको कोई फ़ायदा नहीं था। जो यहाँ के किसान थे उनको कोई फ़ायदा नहीं था इससे। बेसिकली इसमें यही था कि इनसे नील की खेती करवाई जाती थी और बहुत ज़्यादा इनसे कर लिया जाता था इस खेती पर, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था और इस वजह से किसानों का गुस्सा यहाँ पर बढ़ा और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के भंडारों का अभाव हो गया। किसानों को उन व्यापारियों और दलालों के हाथों परेशान होना पड़ा जिन पर उन्होंने जो है अपना सामान बेचने और कभी कभार सस्ते दामों पर बेचने के लिए निर्भर होना पड़ता था। उन्होंने ज़मींदारों को अपना वर्चस्व बनाए रखने और उनके द्वारा शासित क्षेत्रों में उनके समस्याओं के समाधान करने के लिए समर्थन दिया। किसानों ने बंगाल में नील खेती करने के लिए जाने के लिए एक अभियान चलाया। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मिलकर नील की खेती के खिलाफ आंदोलन करना इन्होंने स्टार्ट किया कि हम ये खेती नहीं करेंगे और इससे हमारी ज़मीन जो है वो ख़राब होती है। उसके बाद आती है फ़राइज़ी आंदोलन। ये हुआ था 1838 से 1848 में। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है। यह अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध सबसे पहला कोई कर नहीं आंदोलन था। मतलब ये क्या था इसमें कि हम कोई कर नहीं देंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, सबसे पहला ना टैक्स देने वाला आंदोलन यही था। इसका जो अब नेतृत्व था ये शरायतुल्लाह खान और दादू मियाँ ने किया था। उनके स्वयं सेवकों की टुकड़ियों ने नील बागान के मालिकों और ज़मींदारों से बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया। इसने बंगाल के सभी खेतिहरों को भूस्वामियों के अत्याचार और गैर कानूनी वसूलियों के विरुद्ध एकजुट कर दिया था। उसके बाद वहाबी आंदोलन 1830 से 1860 यानी 20 साल चला। इन आंदोलन के नेता थे राय बरेली के सैयद अहमद बरेवली, जो कि अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के संत शाह वली अल्लाह की शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मूलतः यह आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था। शीघ्र ही कुछ स्थानों पर इसने वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया, विशेष रूप से बंगाल में, जहां सांप्रदायिक विभेदों के बावजूद किसान अपने ज़मींदारों के विरुद्ध एकजुट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद किसान विद्रोह की सार्थकता क्या थी, यानी ये कहाँ तक सही था। अंग्रेज़ों की आक्रामक आर्थिक नीतियों ने भारत की प्रारंभिक कृषि प्रणाली को तहस नहस कर दिया और किसानों की हालत को दयनीय बना दिया। देश के विभिन्न भाग में होने वाले किसान विद्रोह मुख्यतः इन्हीं नीतियों से निर्देशित थे। यद्यपि इन विद्रोह का उद्देश्य भारत से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकना नहीं था। उनका उद्देश्य क्या था कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो उन अत्याचारों को मतलब ना करे और शोषण ना करे उनका। उसके बाद जनजातीय विरोध क्या थे, यानी विद्रोह क्या थे। एक अन्य समूह जिसने अंग्रेजी राज के विरुद्ध विद्रोह किया वे थे जनजाति के लोग। जनजाति यानी छोटे मोटे कस्बों के लोग, जनजातियों के लोग जो थे समूह भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा थे। जनजाति का मतलब होता है जो छोटी जाति हो या फिर जो लोग बहुत सारी मतलब एक जाति के लोग एक साथ रहते हों। इनके सहयोजन और तत्पश्चात इन्हें अंग्रेजी प्रदेशों में सम्मिलित किए जाने से पहले इनकी निजी सामाजिक और आर्थिक प्रणालियाँ थी। यह प्रणालियाँ प्रारंभिक प्रकृति की थी और जनजातियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती थी। प्रत्येक समुदाय का एक मुखिया होता था जो समुदाय के सभी मामलों के प्रबंधन में पूरी तरह स्वतंत्र होता था। जमीन और जंगल उनकी जीविका के मुख्य साधन थे। जीवित रहने के लिए जिन बुनियादी चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती थी उनकी पूर्ति जंगलों से होती थी। तो जनजातीय लोग कौन कौन से लोग थे, जो लोग मतलब जंगलों पे डिपेंड होते थे, हथियार बनाते थे, विशेष रूप से वो लोग धनुष बाणों का प्रयोग करते थे, तो ये सब उन्हें वहाँ से मिल जाते थे।
लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इनका सख्ती से दमन करके इन्हें अपराधी और समाज विरोधी घोषित कर दिया। इनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, उन्हें जेलों में डाल दिया गया और कईयों को तो फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। जनजातीय आंदोलन के भारत के कुछ प्रदेशों तक ये सीमित रहा था, परंतु जहाँ उपनिवेश विरोधी आंदोलन का प्रश्न है, ये लोगों को भाग लेने में पीछे नहीं रहा। जनजातीय आंदोलन कुछ ही प्रदेशों में हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े तौर पे हुआ था, तो जिस वजह से इनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी सही आंदोलन ये किया था। इसमें सबसे पहला आंदोलन है संथाल आंदोलन, जो 1855 से 1857 तक चला। संथाल जो थे वो गढ़ को, दमने को अथवा संथाल परंगना इनको कहा भी जाता था। इसका विस्तार उत्तर में बिहार के भागलपुर से दक्षिण में उड़ीसा तक, हजारीबाग से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था। अन्य जनजातियों की तरह संथाल भी जंगलों और वनों में अपने जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम करते थे। वे अपनी ज़मीन पर तब तक खेतीबाड़ी करके शांतिपूर्ण यापन करते रहे जब तक कि अंग्रेज़ अधिकारी व्यापारियों, साहूकारों, जमींदारों और थोक सौदागरों को अपने साथ नहीं ले आए। ठीक है, वे सामान उधार लेने और फसल के समय भारी ब्याज सहित इसे वापस करने के लिए मजबूर करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार उन्हें महाजनों को न केवल अपनी फसल देनी पड़ती थी, बल्कि इसके साथ ही उन्हें अपने हल, बैल, ये सब चीज़ें भी देनी पड़ती थी। तो जिस वजह से इन्होंने सरकार के विरुद्ध, अभी तक आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन क्यों किए, क्योंकि उनका किसी न किसी प्रकार से शोषण हो रहा था, जिसके विरुद्ध वो लोग जो थे उन्हें प्रेरणा मिलती थी अपने आंदोलन करने के लिए, और वो लोग आंदोलन करने को बेबस हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा मुंडा विद्रोह, 1899 से 1900 तक ये चला था। ठीक है, 1857 के पश्चात हुए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख विद्रोहों में से एक था मुंडा विद्रोह। काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। पारंपरिक रूप से मुंडाओं को जंगलों की सफाई करने में के रूप में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें किसी अन्य जनजाति को नहीं दी जाता था। ये लोग क्या करते थे, जंगलों की सफाई करने के लिए इनको अच्छे विशेष अधिकार दिए जाते थे, जो किसी और जाति को नहीं मिले हुए थे। परंतु अंग्रेज़ों के आने से बहुत समय पहले से ही व्यापारी और ऋणदाताओं के हाथों इस भू पद्धति को विनष्ट किया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज़ जब आए उसके पहले से व्यापारी और ऋणदाता जो थे वो क्या करते थे, जंगलों को नष्ट करने की कोशिश करते थे। परंतु जब अंग्रेज़ वास्तव में इस क्षेत्र में आए और जब उन्होंने ठेकेदारों और सौदागरों को इस क्षेत्र से परिचित कराया, तो उन्होंने इस पद्धति को और भी तेज़ी से नष्ट करने में सहायता की। पहले से तो हो रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जो खेती थी वो नष्ट की जाने लगी। इसके अलावा जंगलों को बिल्कुल नष्ट किया जाने लगा। इन ठेकेदारों को इनके साथ साथ काम करने के लिए इकरारनामे में बंधे मजदूरों की आवश्यकता थी। अंग्रेज़ों और उनके ठेकेदारों के हाथों मुंडाओं के इस विस्थापन ने महत्वपूर्ण मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। तो मुंडा विद्रोह, मुंडा लोग क्या करते थे, जंगलों की सफाई करते थे। तो अब क्या हुआ, जब अंग्रेज़ आए तो वो लोग क्या करने लगे, विनष्ट करने लगे, यानी नष्ट करने लगे जंगलों को, जिसकी वजह से मुंडा के लोगों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं गुस्सा उमड़ा, और जिस वजह से उन्होंने बंजर ज़मीन पर कब्जे से करने के लिए ऐसी कार्यवाही बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंट कर दी कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे, हमारे जंगलों को तुम साफ़ नहीं कर सकते। और इसी वजह से विद्रोहियों की हार हुई और शीघ्र ही सन 1900 में जेल में मुंडा की जो थी वो मृत्यु हो गई, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, यहाँ पर मुंडा लोगों ने विद्रोह बड़े पैमाने पे किया जब मुंडा की मृत्यु हो गई तो। ठीक है, और ये बिरसा मुंडा जी हैं जिन्होंने इस आंदोलन की स्टार्टिंग की थी। उसके बाद आपका जयंतिया और गारो विद्रोह, इसके बारे में आपने आई थिंक सुना भी होगा। 1860 से 70 तक ये चला था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के उपरांत अंग्रेज़ों ने ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई थी। तो इसमें बेसिकली यही था कि जो एंग्लो और बर्मा के लोग थे उन्होंने लोगों में काम को रोकने की कोशिश की और बहुत जल्दी असंतोष पड़ोस की गारो पहाड़ियों तक फैल गया। सतर्क अंग्रेज़ों ने कुछ जयंतिया और गारो गांवों को जला दिया। अंग्रेज़ों द्वारा सन 1860 के दशक में गृह कर और आयकर शुरू कर दिए गए। इन्हीं से ये शत्रुता बढ़ गई। जब अंग्रेज़ों ने जो
कर की स्टार्टिंग की थी और इस वजह से जो एंग्लो और बर्मा के लोग थे उनकी जो है गुस्सा उनका बढ़ गया था। उसके बाद भीलों का विद्रोह था। भीलों की अधिकांश आबादी थी खानदेश में, जो कि आजकल महाराष्ट्र और गुजरात माना जाता है। खानदेश 1818 में अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। भीलों ने उन्हें विदेशी माना था। बाजीराव द्वितीय के बागी मंत्री त्रिबंगची के उकसाने पर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो भीलों का विद्रोह यही था कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। कोल विद्रोह आया। फिर उसके बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंध भूमि में कोलों को अपने मुखियाओं के अधीन स्वायत्तता प्राप्त थी, परंतु अंग्रेज़ों के आने से उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो गया था। कोल विद्रोह में भी यही था कि वो लोग जो थे अंग्रेज़ों के आने से उनके लिए खतरा प्राप्त हो गया और साहूकारी व्यापारी अंग्रेज़ कानूनों के आने से वहाँ बहुत ज़्यादा तनाव फैल गया और इस वजह से कोलों ने उनका जो विद्रोह था वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैपिल्ला विद्रोह। मैपिल्ला भाड़े पर खेतीबाड़ी करने वाले भूमिहीन मजदूर और मालाबार क्षेत्र के मछुआरे मुसलमान थे। मुसलमान मछुआरे थे। मालाबार क्षेत्र पर अंग्रेज़ों के अधिकार करने और नए भूमि कानूनों के साथ ज़मीन के मालिकों द्वारा अत्याचारों ने मैपिल्ला लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध करने के लिए इन्होंने विद्रोह करने के लिए उकसाया। मैपिल्ला लोगों के दमन में अंग्रेज़ों को बहुत वर्ष लग गए। ठीक है। उसके बाद आप जो है ये क्वेश्चंस का कुछ आंसर्स देंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इनका आंसर्स बताइएगा ताकि मुझे पता चला है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ आया है। ठीक है, आई होप आप आंसर्स ज़रूर करेंगे। तो इनमें से आपको बेसिकली क्या करना है, इनमें से एक एक वाक्य आपको बनाकर लिखना है। जैसे फ़कीर कौन लोग थे, महाजन क्या होता है, मैपिल्ला क्या थे। तो मैपिल्ला मछुआरे मुसलमान थे। महाजन जो लोग जो कर देते थे छोटे गरीबों को, छोटे गरीब किसानों को, और फ़कीर लोग जिन्होंने जो है संथाल विद्रोह में अपना जो साथ था वो दिया। उसके बाद सूची बनानी है और ये आपको क्वेश्चंस के कुछ आंसर करने हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक जो कि है 1857 का विद्रोह, कारण और दमन और परिणाम देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा फेमस है विद्रोह, ये लोकप्रिय विद्रोह माना जाता है और ये बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हुआ था 1857 का विद्रोह। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 1857 10 मई को जब प्रारंभ हुआ, जब भारतीय सैनिकों ने मेरठ में बगावत की। अंग्रेज़ों ने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया, परंतु अब इसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रथम युद्ध माना जाता है। यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ से जब हम पहली बार जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया तो उसे 1857 का विद्रोह कहते हैं। इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, अंग्रेज़ों ने इसको सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक है, ये इसमें क्या था, हमारा पहला युद्ध था जिसमें हम अंग्रेज़ों से बोल रहे थे कि भाई तुम यहाँ से जाओ, हम अपने आप देश को अपने आप चला लेंगे। तो स्वाधीनता हम प्राप्त करना चाहते थे, फ्री हम होना चाहते थे। ठीक है, भारतीय सैनिकों ने अपने यूरोपीय अधिकारों को मार गिराया और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। दिल्ली की तरफ वे जाने लगे। वे लाल किले में प्रवेश करके और उन्होंने वयोवृद्ध और शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को भारत का सम्राट उन्होंने घोषित कर दिया। यह विद्रोह अंग्रेज़ों की आक्रामक साम्राज्यिक नीतियों के विरुद्ध एक बड़ा उपनिवेशीय विरोधी आंदोलन था। वास्तव में आंदोलन अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष था। क्रोध की इस विस्फोटक अभिव्यक्ति और असंतोष ने भारत के बहुत बड़े भाग में औपनिवेशिक शासन की नींव हिलाकर रख दी। अब हम भारतीय लोगों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उभरे असंतोष के कारण इसके अध्ययन के बारे में, हम विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर ये विद्रोह जो थे वो हुए मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद, झांसी। ठीक है, तो ये प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इसके कारण क्या थे, राजनीतिक कारण थे इसके। राज्यों को अपने राज्यों में मिलाने की नीति के द्वारा औपनिवेशीय विस्तार की प्रकृति भारतीय शासकों का जो है, मतलब लोग क्या करते थे, ये लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ी लोग ये राज्यों को राज्यों में मिला रहे थे, जिस वजह से लोगों में असंतोष फैला और ये जो है विद्रोह जागा। अंग्रेज़ ज़मीन प्राप्त करना और इंग्लैंड के लिए यथासंभव अधिक से अधिक धन की उगाही करना चाहते थे। विलय की नीति इन्होंने अपना ली थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने इस सिद्धांत को कहा था। इसकी जो है, इसको एक सहायक संधि जिसके परिणाम स्वरूप अनेक स्वतंत्र साम्राज्यों को अंग्रेज़ी शासन में मिला लिया गया। यह वे प्रदेश थे जिनको अंग्रेज़ी शासन की सुरक्षा मिली हुई थी, परंतु उनके शासकों का निधन जो था वो हो चुका था। इसमें बेसिकली यही है
कि इस सिद्धांत से पहले भारतीय शासकों को अपने राज्य के अधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार प्राप्त था, चाहे उसकी कोई संतान हो या ना हो। ये क्या करते थे, अंग्रेज़ों को ही शासन करने के लिए प्रेरित किया और जो पहले से शासक थे यहाँ के उनको हटा दिया गया। ठीक है। उसके बाद आर्थिक कारण थे। विद्रोह को एक और महत्वपूर्ण जो कारण था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन और इसका अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अधीन होना। यानी हमारी जो पहले से अर्थव्यवस्था थी उसको तो बिल्कुल नष्ट कर दिया गया और अंग्रेजी अर्थव्यवस्था यहाँ पर लाई गई। अंग्रेज़ भारत के साथ व्यापार के लिए आए थे, परंतु शीघ्र ही उन्होंने देश को शोषित करना और उसे दरिद्र बनाने का जो है निर्णय ले लिया। इन्होंने ये क्यों आए थे, भारतीय यहाँ भारत में क्यों आए थे अंग्रेज़, व्यापार के उससे आए थे, मोटो से। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत को ही शोषित कर दिया और उसे ही गरीब बना करिए यहाँ से जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मतलब यहीं पे ये लोग रहना चाहते थे क्योंकि सोने की चिड़िया हमारा देश था और इसकी वजह से इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन, कच्चा माल यहाँ से बहुत अच्छे से मिल रहा था, जिसकी वजह से भी लोगों का गुस्सा बढ़ा और ये आर्थिक कारण बना इस विद्रोह का। ठीक है, तो आप इसको पूरा आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बेसिकली इसमें यही है। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेज़ भारतीय जनमानस की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे। सती प्रथा, कन्या शिशुओं की हत्या का विरोध, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के लिए शिक्षा जैसे सामाजिक सुधारों ने अनेक लोगों को नाराज़ कर दिया था। तो जो चीज़ें पहले से चलती आ रही थी, यानी सती प्रथा, कन्या शिशु हत्या, इनके खिलाफ ये अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई तुम ऐसा मत करो। तो इस वजह से भी लोगों में गुस्सा बढ़ा कि तुम हमारे इसमें क्यों मतलब टांग घुसा रहे हो, राइट। तो इस वजह से भी इन्होंने जो है लोगों ने इनके खिलाफ विरोध करना स्टार्ट कर दिया। लोगों में जो विश्वास था, अंधविश्वास था, तो इस वजह से लोगों ने मतलब अपने विश्वास को यूँ बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई गई। हिंदुओं को उनके माथे से उनके धार्मिक प्रतीकों को हटाने और मुसलमान को उनकी दाढ़ी कटवाने के लिए बोला गया। तो ऐसा ये लोग नहीं करना चाहते थे और इस वजह से भी इन्होंने जो विरोध था वो स्टार्ट किया। सेना में भी असंतोष फैला। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सैनिक किसान परिवारों से आते थे। वो लोग किसान परिवारों से आते थे जो यहाँ के सैनिक होते थे, जो कि सरकारी नीतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। भारतीय सैनिकों को सूबेदारों से ऊपर के पदों पर नहीं रखा जाता था। यानी भारतीय जो सैनिक थे उनको सूबेदारों से ऊपर पद दिया ही नहीं जाता था। कुछ सैनिक यदि उन्हें समुद्र पार की ड्यूटी पर भेजा जाए तो विशेष भत्ता चाहते थे, लेकिन उन्हें भत्ता नहीं दिया जाता था। वेतन भी उन्हें कम मिलता था, यानी सैलरी भी कम मिलती थी। काला पानी के पार अर्थात समुद्र और सागर पार जाने के लिए वो लोग मना करते थे, जो कि उनके धर्म के विरुद्ध था। तो अंग्रेज उनके साथ क्रूरता से पेश आते थे और इस वजह से भी सेना में विद्रोह जागा। तात्कालिक कारण क्या थे? भारतीयों में गहन आक्रोश उभर रहा था और वे विद्रोह करने के किसी अवसर की तलाश में भी थे, इसीलिए इन्होंने ये विद्रोह स्टार्ट किया था। विद्रोह के क्या क्या चरण थे? मंगल पांडे पहला ऐसा सैनिक था जिसने खुले रूप में आदेशों का उल्लंघन किया। कलकत्ता के पास बैरकपुर में, यानी हम पढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या चरण थे, किस टाइप से ये विद्रोह जो था वो हुआ था। उन्होंने पहले तो 2 अफसरों की हत्या कर दी, उसे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया और फिर उसे फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का नाम आपने सुना भी होगा। बैरकपुर को रेजिमेंट को तोड़ दिया गया। मंगल पांडे का समाचार बहुत जल्द देश के दूसरे भागों तक पहुंच गया और परिणाम स्वरूप लोगों में जो है खुला विद्रोह भड़क गया। तो इस वजह से उनके साथ स्थानीय पैदल सेना और सामान्य लोग भी यहाँ पर मिल गए। उन्होंने मार्च करना स्टार्ट कर दिया, कूच करना स्टार्ट कर दिया। बागियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अनेक अंग्रेज़ों अफसरों की हत्या कर दी। उन्होंने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है। उसके बाद दिल्ली से ये विद्रोह अन्य स्थानों तक फैल गया और धीरे धीरे ये फैलता ही गया और वहाँ पर ये विद्रोह जो था वो अंग्रेज़ों द्वारा दमन कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद वृद्ध शहंशाह बहादुर शाह जफ़र को उनके 2 पुत्रों सहित कारागार में डाल दिया गया। एक मुकदमे के बाद उसे रंगून देश से निकाला गया और जहां पर 1862 में 87 वर्ष की आयु में उसका देहांत हो गया। इसके पुत्रों को बगैर कोई मुकदमा चलाए ही दिल्ली में गोली मार दी गई। अब हमें इस विद्रोह की असफलता के कारण का जो है
हम अध्ययन करेंगे। तो विद्रोह की प्रकृति क्या थी? विद्रोह हमने पढ़ लिया क्यों हुआ था, आर्थिक सामाजिक बहुत सारे कारण थे इस वजह से हुआ। चरण क्या थे ये भी हमने पढ़ लिया। पढ़ते प्रकृति क्या थी इसकी, नेचर कैसा था इस विद्रोह का। 1857 के विद्रोह आंदोलन की चारों ओर आज भी एक बहस जारी है। अंग्रेज इतिहासकार 1857 से 1858 की घटनाओं को सैनिकों द्वारा की गई सैनिक बगावत मानते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1857 से पहले भी सैनिकों द्वारा अनेक विद्रोह किए गए थे। इसका एक उदाहरण है जैसे कि जुलाई 1806 में वेल्लूर की सैनिक बगावत। इससे पहले भी कई विद्रोह हुए थे, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर ये हुआ उससे पहले कोई भी विद्रोह इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। यदि 1857 के तथ्यों का गहराई से अध्ययन करें तो आपको इसका अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। विद्रोह के आंदोलन की शुरुआत सैनिकों द्वारा की गई थी, परंतु बहुत बड़ी संख्या में असैनिक जनमानस भी इसके साथ जुड़ गए थे। मतलब पहले स्टार्टिंग किसने की थी? इसकी सैनिकों ने की थी, लेकिन फिर उसके बाद आम लोग भी इसमें जुड़ते गए, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता भी यहाँ पर आई। ठीक है, सभी लोग मिलकर इसकी बगावत करने लगे। 1857 का विद्रोह आंदोलन नहीं बल्कि कई आंदोलन थे। यह किसी वर्ग का विद्रोह नहीं था। किसानों और जमींदारों के विरुद्ध बगावत नहीं की, उन्होंने सिर्फ अनाज के ऋणदाता व्यापारियों और अंग्रेज़ों की भारतीय सरकार के विरुद्ध आक्रमण किए थे। किसान भी जो है एक साथ कह सकते हैं पूरे सभी सारा भारत एक साथ जुड़कर जब विरोध किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो वो था 1857 का विद्रोह। इसके बाद इसकी असफलता क्या थी, क्या कारण थे? यद्यपि इस विद्रोह भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना रही है, तथापि एक संगठित और शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए इनके पास बहुत ही कम अवसर थे। ये बहुत बड़ा विद्रोह रहा है, बहुत बड़ी घटना रही है, लेकिन फिर भी इनके पास इतने हथियार नहीं थे, ना तो इनके पास इतनी कुछ अवसर थे कि वो जो अंग्रेज़ थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनके खिलाफ ये जीत सके। विद्रोह के शुरू होने के एक वर्ष के भीतर ही इसे दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह की असफलता के बहुत कारण थे। बागियों के उद्देश्य में एकरूपता नहीं थी। बंगाल के सैनिक मुगलों की खोई शान शौकत को पुनः जीवित करना चाहते थे, जबकि नाना साहिब और तात्या तोपे ने मराठा शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई की, जो कि उसने अधिग्रहण के सिद्धांत की अंग्रेजी नीति के परिणाम स्वरूप खो दी थी। दूसरे, यह विद्रोह अधिक क्षेत्रों तक फैला हुआ नहीं था, बल्कि उत्तर और मध्य भारत तक ये सीमित रहा था। यहाँ तक कि उत्तर में कश्मीर, पंजाब, सिंध, इसका बेसिकली मेन रीज़न यही था कि ये विद्रोह पहले तो हमारे पास समान अवसर नहीं थे और जिस वजह से हमारा जो शत्रु था अंग्रेज़ थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, और इस वजह से जो पूरे भारत के लोग भी इसके बिना जो है इसके खिलाफ नहीं लड़ पाए थे। और परिणाम क्या आया कि ये असफल हो गया। क्यों? क्योंकि लोग जो थे एकजुट नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा उनके पास उनके पास वो नहीं थे, अवसर नहीं थे, और जो लोग थे उनके इस विद्रोह को उन्होंने दबाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद विद्रोह की सार्थकता और प्रभाव क्या पड़े? 1857 के विद्रोह का प्रथम लक्षण था कि भारतीय अंग्रेजी शासन को समाप्त करना चाहते थे, और इस लक्ष्य के लिए संगठित रूप से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। यद्यपि वे अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहे, परंतु वे भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता के बीज बोने में सफल रहे। भारतीय लोग उन बहादुरों के लिए और भी जागरूक हो गए जिन्होंने इसके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। जैसे आप अभी भी आप जो है भगत सिंह का नाम सुनते होंगे। भगत सिंह का नाम आज भी जिंदा है। तो लोग जो हैं स्टार्ट करना लग गए, लोग ये मानने लग गए कि हमें अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके बाद इस विद्रोह की विरासत क्या थी? 1857 का विद्रोह इस दृष्टि से अद्वितीय है कि इसने जाति, समुदाय, वर्ग सभी को एक साथ लाया। ये पहली बार भारत के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के लिए चुनौती खड़ी की थी। यद्यपि विद्रोहियों के प्रयासों को सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार को भारत के प्रति अपनी नीतियों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया गया। उनको पूरी तरह सफलता नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली, अंग्रेज़ों को यहाँ से वो भगा नहीं पाए, लेकिन हाँ, अंग्रेज़ों को उन्होंने एक वो दे दिया कि भाई तुम अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो हम ऐसा भी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने अपनी थोड़ी बहुत नीतियाँ उन्होंने बदलनी स्टार्ट की। अगस्त 1858 में भारत में बेहतर सरकार अधिनियम के द्वारा
द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और भारत के लिए एक स्टेट सेक्रेटरी के पद का निर्माण किया गया, जिसमें 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद। तो उनमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो थी वो घोषित की गई। अब तक अंग्रेज़ों और हिंदू मुसलमानों एकता पर पक्का अविश्वास हो गया था। उन्होंने देश में फूट डाली और राज करने की नीति को अपनाया, लेकिन अब जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया था लोगों का एक साथ मिलना। सभी जाति धर्म एक साथ मिलकर यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। इस प्रकार इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास का एक विनम्र प्रयास जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। विद्रोह के भावनात्मक उत्तरोत्तर प्रभाव शायद सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थे। नस्लीय कड़वाहट इस संघर्ष की सबसे ज़्यादा खराब विरासत रही थी। उसके बाद आपके पाठगत प्रश्न आ जाएंगे और आपने क्या सीखा इस चैप्टर में ये यहाँ पर आ जाएगा, पूरा आप पढ़ लीजिएगा। और लास्ट आपके पाठांत प्रश्न हैं, तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ आया हो, और अगर समझ आया है तो जल्दी से टीएच क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो और इसके साथ साथ आपको कितना समझ में आया है ये चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।